ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश में आज 4 बड़ी खबरें चुनावी मुद्दा बनी हुई हैं और सीधा सुशील जी के पास चलेंगे। सुशील जी, जिस तरह से आज ट्विटर से जुड़ा ये विवाद सामने आया, ट्विटर के पूर्व सीईओ ने गंभीर आरोप भारत सरकार पर लगा दिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उसको लेकर प्रतिक्रिया दें कि क्या आज दिन भर इस खबर को लेकर चर्चाएं चलती रही और उन चर्चाओं में बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में जो आरोप ट्विटर के पूर्व सीईओ ने लगा दिए उससे कहीं भारत सरकार की छवि पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है या महज ये आरोप ही हैं? जी थोड़ा माफ कीजिएगा, गले में मेरा बैठा हुआ है तो आवाज। जी सीईओ ने भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं जी तो ये लगता है हर भारतीय को इस पर फक्र होना चाहिए कि आज देश में पूरी दुनिया के 200 देशों में से तकरीबन हर देश सोशल मीडिया नीचे पीड़ित है। फेसबुक जैसी कंपनियां, ट्विटर जैसी कंपनियां पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य चला रही हैं और इन ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सरकारें भी गिरा सकती हैं किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा चला के, किसी भी फॉल्स न्यूज को चलाकर, किसी भी तरह की असत्य न्यूज को दबाकर। इसमें कोई दो राय नहीं। और इस कदर इनका प्रभाव है जनमानस पर कि आपकी आदतों को बदल रहे हैं, ये आप कल्चर को बदल रहे हैं, ये आपके व्यापार करने के तरीकों को बदल रहे हैं, ये लोगों की सोच को बदल रहे हैं। किसी खास पार्टी के प्रति राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो किसी खास पार्टी के प्रति नजरिया बना देते हैं और बिगाड़ देते हैं। ये अमेरिकी चुनाव के सामने भी आया है प्रयास। और तो अब यहाँ पर मेरा ये मानना है कि हर भारतीय को ये खुश होना चाहिए कि कम से कम भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम इतना दबंग है, वो इतनी सक्षम है कि वो जैसी महाशक्तिशाली सोशल मीडिया कंपनी को भी आईना दिखा सकती है कि भाई भारत में रहना है तो भारत के कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस तो करो भारत में, करोड़ों रुपया कमाओ, लेकिन भारत के कानूनों को धता बताओ। ये मुझे लगता है ये कोई इशू नहीं है, बल्कि ये भारतीय इंसान, भारतीय जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी आएगी और कोई भी हो वो कानून से बड़ा नहीं। ठीक है, कोई भी हो वो कानून से बड़ा नहीं। लेकिन मुन्ना खान साहब, आपके पास आऊंगा। आज आपकी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट जो सोशल मीडिया में की ट्विटर को लेकर, और उस पोस्ट में ट्विटर को शिकंजे में कसा हुआ ऐसे दिखा दिया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप देश की जनता को? आशीष जी, सीधा बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आज शाह और शहनशाह की जोड़ी जो तानाशाह पे उतरी है, जिसके वजह से सारा सिस्टम आज डरा हुआ है। चाहे वो मीडिया हो, पुलिस हो, न्यायालय हो, कुछ भी हो, एबीसीडी, वो सभी के सभी डरे। इस तरीके से प्रभाव बनाई है। जो ट्विटर के मालिक ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि हम जो ट्वीट कोई किसी भी दल का है तो उसे हम आगे फॉरवर्ड न करें, चाहे महिलाओं का है, चाहे पहलवानों का है, चाहे किसानों का है, उसके ट्वीट को हम आगे ना भेजे, उसे डिलीट करें। ये सरकार दबाव बना रही है, उसने कहा है। ये किसी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं कहा। ये आवाज विदेशों से आ रही है कि किस तरीके से सरकार आज अहंकारी है। अहंकार के चलिए ऊपर मुन्ना खान साहब, एक छोटा सा सवाल है। मुन्ना खान साहब, एक छोटा सा सवाल है। मान भी लिया कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जो बात कह रहे हैं उनकी बात में 1% सच्चाई है। मैं 99% की बात नहीं कर रहा हूं, 1% की बात कर रहा हूं। सवाल ये है कि अगर सच्चाई है तो वो उस समय क्यों नहीं बोले? क्या ट्विटर भारत से तो 100% ऑपरेशनल नहीं है? ट्विटर जैसी संस्था जो कि विदेशों से संचालित होती है और जिसका कारोबार ना सिर्फ 1-2 बल्कि अनेक मुल्कों में है, अगर कोई देश उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर बना रहा था तो ये बात तो ट्विटर के पूर्व सीईओ उसी वक्त अपने कार्यकाल के दौरान और किसान आंदोलन के दौरान कह सकते थे, किसान आंदोलन के दौरान उठा सकते थे। और कहीं ना कहीं अगर वो बोलते तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता।
सवाल ये है सुशील जी कि आज उन बातों का कोई अहमियत नहीं कि आज आपने क्यों उठाया, पहले क्यों नहीं उठाया, इन बातों से आखिर इस उठा बात तो की सही। अहमियत मान ली जाए, टाइम, बिल्कुल बिल्कुल टाइमिंग की अहमियत नहीं है। आप अपने मन मुताबिक, अपने कंफर्टेबल जोन के मुताबिक कुछ भी कह दे रही हैं एक देश की सरकार के खिलाफ। आप भारत की बात है 2 मिनट के लिए अगर हम इसको छोड़ भी दें तो किसी भी देश पर कोई भी अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप किसी साक्ष्य के साथ तो उठाएंगे ना। सुशील जी आप एक बात, इतना इतना शक्तिशाली सरकार है, कोई भी गलत बात उठा ही नहीं सकता, बगैर कारण के टिटी लग ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई किंतु परंतु तो है, बगैर किंतु परंतु के कोई सवाल इस पे क्यों खड़ा करेगा। सबसे बड़ी बात है सरकार पे क्यों खड़ी नहीं करेगा कोई सवाल। दूसरी बात समझने की है कि आज तर पतर ये बातें खुल रही है कि जो सरकार की कार्यकारिणी है, जो सरकार के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से संस्थाओं को, न्यूज चैनलों को, बाकी किसी भी अधिकारी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह दंडित किया जाता है, किस तरह उसे धमकाया जाता है। उसने धमकी भरी भी बात कही कि सरकार के द्वारा हमें धमकाया जाता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं डरा क्योंकि इस देश में है नहीं, इस देश के वो है नहीं, वो तो विदेशी नागरिक है, विदेशी जमीन पे है। तो उनको जो शुभ लगा, जो अच्छा लगा उन्होंने कहा, जो उसके साथ हुआ उन्होंने कहा। अगर उसमें कोई 1% भी गलत है या सरकार के खिलाफ है तो सरकार के पास तो सारी सिस्टम फुल बहुमत से सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं करती। ठीक है, कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये सवाल बड़ा है, ये सवाल बड़ा है। वत्स साहब, आलोक जी, अगर ट्विटर के पूर्व सीईओ कोई गलत आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार कार्रवाई करे। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित क्यों है सरकार? आवाज मिल रही है आलोक जी आपको मेरी? ये घिनौनी हरकत इस सरकार की है। ठीक है, आऊंगा। सुशील जी, ये सवाल जो मुन्ना खान साहब ने उठाया कि अगर ट्विटर के पूर्व सीईओ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे, बेबुनियाद आरोप हैं तो बयानबाजी तक क्यों सीमित है सरकार? सरकार सत्ता में है, सरकार बहुमत में है, किस लिए चुप है सरकार? सरकार कहाँ चुप है? सरकार तो अपना काम कर रही है, तभी तो वो बिलबिला रहे हैं, तभी तो वो शिकायत कर रहे हैं। और अगला स्टेप सरकार का सीधा होगा, भाई अगर आपको काम नहीं पसंद, भारत के कानून पसंद नहीं है, दुकान समेटो, जाओ यहाँ से। वो शिकायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भारत से अरबों रुपए कमा रहे हैं, खरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन भारत के कानून नहीं पालन करना चाहते। भाई अपनी दुकान समेटो, जाओ यहाँ से। अगर आप नहीं कर सकते, भारत में बिजनेस करना है, भारत के 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को से पैसा आपको कमाना है, तो भारत सरकार को तो पालन करना पड़ेगा। तो यही बात है। इसलिए ठीक है, कुछ समय पहले बीबीसी के बारे में भी यही कहा गया था जी, मीडिया की स्वतंत्रता को दबाया गया है, इनकम टैक्स भेज रहे हैं। तो ठीक है खान साहब रुक जाइए, मैं आऊंगा खान साहब। आलोक जी के पास जाना है, आलोक जी से एक बार जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है मुन्ना खान साहब, आऊंगा मैं आपके पास, रुक जाइए एक बार मैं जवाब ले लूं आलोक जी से। आलोक जी जवाब दीजिए। 40 करोड़ रुपए कम टैक्स भरा। मुन्ना खान साहब, आपके मुंह पे काली पुत गई, आपको फिर भी शर्म नहीं आई? आपने सॉरी नहीं बोला पर्दे पे आके? बीबीसी ने कहा 40 करोड़ रुपए कम टैक्स दिया। उस समय आप डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे, मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, लेकिन जब आईना दिखता है तो भाग जाते हैं। लेकिन टाइमिंग गलत था, कार्रवाई का टाइमिंग गलत था, कार्रवाई का टाइमिंग का क्या आप बताइए। चलिए आलोक जी सवाल ये कि बहुमत में सरकार है, सत्ता में सरकार है, अगर ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोप बेबुनियाद हैं तो कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई करने में दिक्कत कहां है? देखिए, ये जितनी एजेंसियां जो हैं जो यूएसए से संचालित होती हैं जी, ये एंटी गवर्नमेंट स्टैंड लेके चलती हैं। इस पिगासस का मामला आया, टाई फिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद हिडनबर्ग रिपोर्ट आया,
खुद इनके शरद पवार जी ने कहा कि उसके बात में कोई दम नहीं है। इनके जो कद्दावर नेता है जो 19 दलों में इनके साथ है। और आज ठीक कहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट ने, ये बात उन्होंने उस समय क्यों नहीं कही? आज इनको इतने दिन के बाद ये क्यों याद आ गया कि गवर्नमेंट ने मुझे उस समय धमकाया था कि कृषि के खिलाफ मत बोलो। सतपाल मलिक जी जब तक गवर्नर रहे, साल पुरानी बात को कहते हो कि गवर्नर उस के टाइम पोस्ट क्यों नहीं का, कहा? और उसके और बाद आप ही उनको याद बात आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हो, बात करते करते लाल किला पहुंच जाते हो, बात करते करते कभी ठीक है मुन्ना खान साहब, बीच में नहीं, आपको मैंने पूरा मौका दिया और आगे भी पूरा मौका दूंगा। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, दूसरे पैनलिस्ट का जो समय है और उसका जो बात है वो डिस्टर्ब होती है। जी आशीष जी, ये बातें कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, आपको ये चीजें बाद में क्यों याद आती है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। चलिए ठीक है, बातें तर्क संगत नहीं है, बाद में क्यों याद आती हैं, बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा मेहमानों के पास चलेंगे। आज देश में ये जो 4 बड़ी सियासी घटनाएं सीधे तौर पर अगर कह दें हुई हैं, उसको लेकर देश में कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार तो गर्म है ही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये चारों सियासी घटनाएं एक तरह से कितना असर डालेंगी चुनावों पर। देश में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे बड़े मुद्दे खड़े होते जा रहे हैं। मैं आपके पास आऊँगा मुन्ना खान साहब, जो बात आपने कही थी चर्चा पर, डिबेट में ब्रेक पर जाने से पहले, कि आज जो बिहार में सियासी घटनाक्रम हुआ है, जीतन राम मांझी को, उनके बेटे को 2 घंटे में मना लिया जाएगा। सवाल मनाने का बात का है, सवाल ये है छोड़कर क्यों गए, ऐसी नौबत क्यों आई? 23 तारीख को जब विपक्ष की इतनी बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है, नीतीश कुमार पूरे देश में निकले हुए हैं, विपक्षी एकता के लिए जी तोड़ मेहनत हो रही है, तो ऐसे में सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ही झटका दे दिया जीतन राम मांझी ने। और ना सिर्फ नीतीश कुमार को बल्कि बिहार गठबंधन को और विपक्षी एकता को ही झटका एक तरह से। मुन्ना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हमसे सवाल है? हाँ मुन्ना खान साहब, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से, चलिए ट्विटर विवाद तो आज, क्योंकि जिस तरह से पूरा दिन चर्चाओं में बना रहा, उसको लेकर सरकार का भी रुख सामने आ गया, और अब इसमें देखने वाली बात यही रहेगी कि भविष्य में सरकार किस तरह से इसको डील करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज विपक्ष की बात कर ली जाए तो बिहार में आज जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ, जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया और अटकलें हैं कि एनडीए के साथ जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आपको नहीं लगता कि एक और नीतीश कुमार जहां पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये पूरे विपक्ष को ही झटका है बिहार में होने वाली बड़ी बैठक से पहले? ऐसा नहीं है सुशील जी, सुशील जी का सवाल नहीं है, मेरा सवाल जी। नहीं, राजनीतिक के बादशाह है नीतीश कुमार जी, और मुझे नहीं लगता कि जीतन राम मांझी को मनाने में उसे टाइम लगेगा। नहीं, सवाल यही है ना कि अगर आप बार बार कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता टाइम लगेगा उनको मनाने में, लेकिन हम बात ये कह रहे हैं कि ऐसी नौबत आई क्यों, और अगर मनाने में टाइम नहीं लगेगा तो रोक लेते, क्यों इस्तीफा देकर गए? सवाल ये है कि उनका जो बेटा है सुमन जी, उनके पुत्र सुमन जी, वो उनका कहना है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, एक भारी मंत्री पद चाहिए, तो उस पे थोड़ी सी नाराजगी है। 1 आध दिन का समय, वो बात समझ में आपसी बन जाएगा, बात कोई बिगड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी जो फोकस है वो 2024 पे, जितने भी विपक्षी दल है सभी को लेकर के चलने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कोई भी दल नीतीश कुमार जी से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे इतना करना है। ऐसा ना हो कोई भी दल, आप कह रहे हैं अलग नहीं रह सकता, कहीं बीजेपी के साथ ही चले जाएं दोबारा?
नीतीश कुमार जी। जी, मजाक कर रहा नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी के नहीं, क्योंकि बीजेपी की क्योंकि बात वो है, क्योंकि वो पहले गाने का उनका शेर है कि- इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है ना, पता नहीं लगता कि कब गठबंधन टूट जाए और कब गठबंधन बन जाए। बिल्कुल सुशील ऐसा जी, मैं कोई बता सगा रहा हूँ नहीं कि जिसको नीतीश गालिब ठीक है का एक आलोक जी, शेर आ है रहा हूँ, कि एक बार बात नजर पूरी नहीं होने दीजिए नजारों मुन्ना की खान साहब, बात फिर आप ही करते के हैं पास आऊंगा। और सूखी है दरिया किनारों की बात करते हैं। हम्म तो बीजेपी का भी ये हाल है, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और सूखी है दरिया किनारों की बात करते हैं। चलिए तो ठीक है। बीजेपी में अब कुछ बचा नहीं। लोगों ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था, श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन आज 9 साल के बाद देश की जनता खुद ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जितने इनके वादे थे वो सारे आज धरातल पे नहीं दिख रहे, हवा हवाई है। तो इनके जुमले थे, कहते थे मित्रों बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार चाहिए मोदी सरकार। लेकिन अब जनता कह रही है भैया बहुत हुई महंगाई के मार, अब तुम वापस ले जाओ मोदी सरकार। 2024 में कांग्रेस पार्टी को आने दो, 70 साल के विकास का इतिहास गवाह है। ठीक है, और जवाब ले युवाओं लेते के हैं, रोजगार जवाब ले लेते हैं। जितने दिए आलोक जी कांग्रेस जवाब पार्टी, वो दीजिए। गवाह है। देखिए, जीतन राम मांझी का इतिहास बहुत पुराना है किसके मित्र? नीतीश जी की। सुबह कहीं चाय कहीं पिए, खाना कहीं खाए। बिहार में एक प्रचलित कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। और ये लालू यादव जी के बोल हैं, जो मुन्ना भाई के कहावत मित्र तो हैं, कानपुर अभी वाली उनके है, लेकिन अलायंस में आपने हैं। चलिए बिहार में फिट कर दी, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, जीतन राम जी को ये कह रहे हैं कि हम 2 दिन में मना लेंगे, एक मंत्री पद दे देंगे। अगर 2 दिन में वो बीजेपी के पाले में नजर आए तब ये क्या बोलेंगे? नहीं, आप ले इसलिए रहे हैं वेट क्या? एंड वॉच कीजिए। ये भी बता दीजिए, नियत तो वही है। आप ले रहे हैं क्या जीतन राम मांझी के देखिए, साथ कुछ पकड़ा ऐसा है? है आशीष जी, निर्मल 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 स्वच्छ गंगा है भारतीय जनता पार्टी। जो भी आके नहाएगा स्वच्छ हो जाएगा, भारतीयता में लिप्त हो जाएगा, भले ही राष्ट्रवाद में भ्रष्टाचारी लिप्त हो, जाएगा। भले ही अपराधी हो, नहीं, भले ही अपराधी सीबीआई भ्रष्टाचारी पीछे होगा लगी तो हो, उस पर भले ही कार्रवाई- ईडी पीछे लगी हो, उस पर कार्रवाई होगी। भाजपा की नैया में डुबकी लगाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, यही कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं कह रहा हूं मैं। ये वाशीपोर्टल निर्मा है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, आप डकैती कीजिए, बलात्कार कीजिए और आपने ही आप तो आके कहा मां अभी गंगा नहा कि लीजिए। जो डुबकी लगाएगा स्वच्छ हो जाएगा। डुबकी तो कोई भी आके अगर लगा वो- लेगा। अगर डुबकी लगवानी किससे, ये भी तो तय होना बहुत चाहिए, ये अच्छा भी तो, सवाल है आशीष जी, इसके भी तो कितने- कुछ मानक होने चाहिए वत्स साहब। कितने लोग, अरे आशीष भैया, कितने लोग आने को आतुर है जिसको नो एंट्री है हमारे यहाँ। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, नो एंट्री है उनके लिए। ठीक है, हमारे यहाँ कोई गलत आदमी, ठीक है। आज तक कोई घोटाला हुआ है? मुन्ना भाई के घोटालों की फहरिस्त अगर चालू करूं 40% तो की सरकार भूल गए क्या वत्स साहब? अरे 40% प्रधानमंत्री के पास शिकायत लेकर खड़े हो गए थे कर्नाटक के लोग, याद रखिएगा। खैर ठीक है, मैं आऊंगा। इन्होंने सुशील जी, 40% का। सुशील जी, आपके पास विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होकर 2024 में बीजेपी को हराने के सपने देख रहा है, लेकिन आज ये जो बिहार में सियासी घटनाक्रम हुआ, जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाने की अटकलें हैं। सवाल बड़ा ये है सीधे तौर पर कि क्या विपक्षी एकता को शुरुआती झटके लगने शुरू हो गए हैं? बीजेपी ने जो अपने पत्ते थे वो खोलने शुरू कर दिए अप्रत्यक्ष तौर पर। क्या महाराष्ट्र जैसी स्थिति आने वाले दिनों में बिहार में भी कुछ सुगबुगाहट है? ये उसकी तस्वीरें जो सामने आई थी महाराष्ट्र में। आपने बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया कि विपक्ष ने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। मैं इसको और बेहतर कर देता हूं, शेख चिल्ली के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। और जो जीतन राम मांझी जी के बेटे ने किया, वो अगर आप कड़े शब्दों में बोले तो राजनीतिक शातिरता है, और अगर मित्रवत बोले तो राजनीतिक समझदारी है।
उन्होंने ये देख लिया है कि नीतीश जी का सितारा तो अब डूब चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं और टीवी पर उनके स्टेटमेंट आते हैं और उनके, देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप मुंह से कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अगर काम वैसे नहीं करेंगे तो सामने वाले को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो बिहार से तो उनकी पकड़ खत्म हो चुकी है लगभग। अब वो नाम के हैं मुख्यमंत्री, असल मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे तेजस्वी यादव हैं। तो अब उन्हें लगता है कि अब चलो और कुछ नहीं तो अब 2024 में अपना सितारा चमका लें। नहीं तो विपक्ष में इससे ज्यादा डेस्परेशन आजाद भारत के इतिहास में इतनी ज्यादा हताशा कहीं नहीं दिखाई दी। 36 पार्टियां एक दूसरे को मनाने के लिए पीछे लगे हुए हैं। केजरीवाल यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, नीतीश कुमार यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और आधे मंचों पर कभी तो ममता बहन जी मना कर देती है, नहीं हम इनके साथ नहीं है, कभी वो शरद पवार की पार्टी बोल देती है, और कांग्रेस ने तो सीधे सीधे कह दिया, दिल्ली में मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले कि भाई हम केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे, हमारा सारा वोट बैंक तो यही खा गए। तो आगे तो बहुत बड़ी जूतम बाजार होगी। अभी सिर्फ खींचतान है, आप देखिएगा, क्योंकि एक दूसरे को जो वोट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा, प्रधानमंत्री मतलब आप सीधे तौर पर कह रहे हैं अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री के दावेदार आ चुके हैं अभी तक। मैं 700 के नाम गिना सकता हूँ। और ये तथ्य आप देख रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो इस मीटिंग से ये गायब होता है, उस मीटिंग से वो गायब होता है। तो मामला बड़ा दिलचस्प है, रोचक है। बीजेपी में भी 4 दावेदार हैं, बीजेपी में भी 4 दावेदार हैं, क्योंकि विपक्ष के बीजेपी में कोई दावेदार नहीं है। बीजेपी में 4 दावेदार है, आलोक जी 4। बीजेपी में पूरी बीजेपी दावेदार है, जिसको नाम गिनती करवा दो, हमारे गुस्सा क्यों नाम गिनती करवा दो। जैसा आया नाम गया नाम नंबर 1 नरेंद्र मोदी, सेकंड में अमित शाह, थर्ड में योगी आदित्यनाथ, फोर्थ में अपने पूरे शासनकाल में 90 राजनाथ सिंह को गिराया गया है। फर्स्ट में नरेंद्र मोदी, सेकंड में अमित शाह, थर्ड में योगी आदित्यनाथ, फोर्थ में राजनाथ सिंह। 4 दावेदार बीजेपी में भी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के 4 दावेदार है। ये जनता क्या करता है, जनता हमारे प्लान करती है, हम नहीं क्या करते हैं। कोई अमित शाह ने नहीं बोला है कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, कभी योगी आदित्यनाथ ने मुन्ना खान साहब ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। लड़ाई प्रधानमंत्री पद की नहीं है आज मुद्दा कुछ और है। सवाल यह है मुन्ना खान साहब, जो बात सुशील जी कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के लिए प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है, हो सकता है कांग्रेस भी अंदर से चाहती हो कि ये जो विपक्षी एकता इस पर बात बन जाए, लेकिन बड़ा सवाल एक है कि हिमाचल और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं 350 सीटों की डिमांड कर रही है, जो लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ऐसे में आप ममता बनर्जी को कैसे मनाएंगे? बंगाल में आप ऐसे में कितने सीट देंगे? आम आदमी पार्टी को कैसे मनाएंगे? आप ऐसे में शरद पवार की पार्टी को कैसे मनाएंगे? ये भी एक सवाल है। देखिए, आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया, स्वागत है आपके सवाल का जी, कि कांग्रेस 350 सीट पे लड़ेगी। ऐसा नहीं है। 170 सीट है जहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। 95 सीट है जिसपे क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, और 103 सीट है जहां पे कोई कांग्रेस पार्टी की सीधी सीट है, उसमें कोई टक्कर नहीं है। तो ये मंथन करने की बात है, विचार विमर्श करने की बात है। सभी दल को चलिए, पहली 2 बातें मैं आपकी मान लेता हूं, लेकिन तीसरी बात पे थोड़ा सा संशय है। वो इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि 100 सीटें करीब करीब ऐसी हैं जिसपे कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस की सीटें हैं। अगर 100 सीटें ऐसी हैं तो 2019 में उन सीटों को क्या हो गया था? 2014 में वो सीटें कहां चली गई थी? देखिए, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो वो साल बदला तो सीट बदल जाएगी। बौछार हुई थी, साल बदला तो क्या सीट बदल जाएगी? हुई थी।
बिल्कुल बदलेगी। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस साल को इस साल में मत मिलाइए। 2019 साल अलग था, 2024 अलग गाने है। में अच्छा ये लगता दोनों है, में वो साल विपरीत दूसरा समानता था, है। ये साल दूसरा है। 2019 हमारी कवायद देश 2019 को की बात अगर हम विश्व 24 की में तरफ करें है। तो देश की 5वीं जनता के साथ में खड़ी बेईमानी कर होगा। दी। IMF का 2019 रिपोर्ट, में वर्ल्ड का रिपोर्ट, इंडिया इज द 2019 फास्टेस्ट में ग्रोइंग नरेंद्र इकोनॉमी इन मोदी द जी वर्ल्ड। ने अगर इसी जनता के हाथ गति जोड़ से हम रखा रहे कि हमें 5 साल 5 का ट्रिलियन की कार्यकाल ठीक है तरफ, आलोक जी, 5 बीच में ट्रिलियन नहीं, 5 साल बीच में आगे नहीं बढ़ आलोक दिया जी, जाए। तो लोगों ने बीच में नहीं। विश्वास किया, लेकिन 2024 में ये सरकार विश्वास खोती हुई नजर आ रही है। तो ये ठीक है, काट की सरकार हड्डी बीजेपी की विश्वास बार-बार नहीं खोती हुई चढ़ेगी, ये नजर आ देश की रही है। जनता को पता ये है। आप लगातार सवाल उठा रहे हैं आलोक जी। एक सवाल के ऊपर सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार जनता का विश्वास खोती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसान एक बार फिर सड़कों पर एमएसपी की मांग को लेकर, हाईवे पर पक्के मोर्चों का इंतजाम, 30 घंटे हो गए हैं, 30 घंटे नेशनल हाईवे बंद। देखिए आशीष जी, किसान का मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ था। ये पहलवानों का मामला आया तो किसान उसमें घुस गए। उसके बाद पहलवान ने सरकार की बात मानकर 15 तारीख तक सब चीजें स्थगित कर दिया। वो अपने काम पे भी लौट गए। और ये मैं बता दूं कि ये पहलवानों का मामला, जिसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पैमाने पर बताने की कोशिश की जा रही है, ये एक परिवार, एक समुदाय और एक राज्य का मामला है। कहाँ है वहां पर केरला के पहलवान? कहाँ है बिहार के एक सवाल है पहलवान? मेरा कहाँ है आलोक वेस्ट जी, बंगाल के पहलवान? आलोक कहाँ जी है? एक सवाल है, एक सवाल है, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। पुलिस की जांच पूरी हो गई है क्या? बिल्कुल। 60 दिन पुलिस का ने टाइम चार्जशीट है, फाइल कर दी आशीष जी। कोर्ट में? वो 60 दिन पुलिस पूरा ने हो रहा है चार्जशीट 15 फाइल कर जून दी को। क्या कोर्ट में आलोक जी? 15 पुलिस जून ने को चार्जशीट इससे फाइल कर दी क्या कोर्ट में आलोक जी? मैं ये 15 सीधा सा जून सवाल से पूछ रहा पहले हूं। मैं एक वकील साहब के यहाँ बैठा आप हूं, उस पॉस्को आप एक्ट में जिस 60 बेस दिन के ऊपर ये लाजमी बात है कह पुलिस रहे को फाइल हैं, जिस करना। बेस के ऊपर 15 ये जून बात को कह उसकी रहे अवधि हैं, समाप्त हो मैं रही बड़ा है। 100% लॉजिकल फाइल हो प्रैक्टिकल जाएगी। सवाल पूछ रहा हूं। क्या पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है इस मुद्दे को लेकर? चार्जशीट, और वो चार्जशीट आशीष आलोक जी, वत्स साहब ने पढ़ ली है, जिसके बिहाफ पे आप ये बात चार्जशीट- कह रहे हैं? उस चार्जशीट में क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ अब है? आप मुझे बोलने दीजिए। आप ही बोले, चार्जशीट मैं तो आपसे 15 सिर्फ ये जून सवाल तक पूछ रहा फाइल हूं। हो जाएगी। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। और अगर उसमें कल तो आपकी ब्रिजभूषण सिंह पुलिस दोषी कह रही पाए थी कि गए अभी तो सबूत ही 16 पर्याप्त तारीख को नहीं वो है, सलाखों समय के लगेगा। पीछे नजर आएंगे। अगर नहीं दोषी पाए गए तो वो सलाखों के पीछे नहीं नजर आएंगे। और ये जो किसान लोग घुस गए इस आंदोलन में, और अब उन्होंने अपना मामला बढ़ा दिया, सूरजमुखी का मामला ले आए। तो अभी 15 दिन पहले 17 खाद्यान्नों का एमएसपी तय हुआ है, उससे ये संतुष्ट हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा कि सूरजमुखी का भी कर दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि आप जब चाहे जिस चीज को कह दें और उसके लिए आंदोलन पर बैठ जाएं। क्या हुआ? आप आंदोलन पर बैठे थे, आप आंदोलन आपको वापस लेना पड़ा। सरकार ने कहा कि हम समझा नहीं पाए। आप और जिन जिन क्षेत्रों में आपकी प्रबल दावेदारी थी, वहां से बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है। राकेश टिकैत के घर में हमने सारी सीटें जीती है। और जहां टेनी के बेटे पर आपने आरोप लगाया था कि इसने रोक दिया सारे किसानों को, वहां 6 की 6 सीटें हमने जीती हैं। एक भी सीट किसी और को नहीं जीतने दिया। चलिए ठीक है, मुन्ना खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुन्ना खान साहब, सवाल है, बार बार हमारे आदरणीय मित्र कहते हैं कि मैंने किसानों के गढ़ में जाके जीत की। तो सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव तो हिटलर भी जीतता था। तो चुनाव जीतना एक मकसद नहीं है। आपके शासन काल में जवान कितना परेशान है, किसान कितना परेशान है, महिलाएं कितना परेशान है, व्यापारी कितना परेशान है, ये देखने की बात है। आपने युवाओं को कितनी नौकरी दी? आपके 2 करोड़ के वादों का क्या हुआ? आपके 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? आपके महंगाई का क्या हुआ? आपके भ्रष्टाचार का क्या हुआ? तो मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा मैं खिलाऊंगा, उसका क्या हुआ? आज मोदी जी खूब खा रहे हैं, आज दबा के खा रहे हैं, 2-4 मित्रों को खिला भी रहे। तो सवाल चुनाव जीतने का मित्र नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आपने क्या किया, सवाल इसका है। प्राइवेट नौकरी में अपना रोजगार कमाते हैं। ठीक है, सुशील जी आपके पास आऊंगा। नहीं दी। ठीक है, आलोक जी रुक जाइए, मुन्ना खान साहब रुक जाइए। रेलवे में आपने दी।
71,000 के प्रमाण पत्र आपने बांटे। एमएसएमई में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां का प्रावधान हुआ, वो आपने किया। उसके बाद ठीक है, प्रधानमंत्री जी कहते ठीक हैं, है, शायद मेरे ठीक है। तपस्या मुन्ना में- खान साहब रुक जाइए, एक बार मुझे सुशील जी के पास जाना है। सुशील जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि किसान पहलवानों के मामले में घुस गए, किसान अभी कुछ दिन पहले कई फसलों पर एमएसपी तय की है केंद्र सरकार ने, लेकिन अब सूरजमुखी की एमएसपी की मांग पर अड़ गए और जब दिल चाहा मोर्चे लगा दिए। ये क्या जो बात आलोक वत्स साहब कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता, आप कैसे देखते हैं? क्या जो किसान आवाज़ उठा रहे हैं सीधे तौर पर, आप इसको किस तरह से देखेंगे? देखना चाहता हूं। पहला तो मैं आम आदमी के नजरिए से, भाई आपका विरोध सरकार से है, आप हमारी सड़कें क्यों जाम कर रहे हो? आपको पता है आज की डेट में 45 डिग्री टेम्परेचर है। जो आम आदमी, गरीब आदमी कामकाज की तलाश में श्रम करने के लिए अपने घर से निकलता है, वो 4-4 घंटा 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में बॉयल हो जाता है जी। और जो लाखों वाहनों का जो पोल्यूशन होता है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये किसान उसकी भरपाई करते हैं? जो हजारों करोड़ रुपए का पेट्रोल फूक जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आपका विरोध सरकार से, आप जाके सचिवालय के आगे बैठो। आप हाईवेज क्यों जाम करते हैं? आप आम आदमी को क्यों परेशान करते हैं? ठीक है। तो इससे एक मानसिकता समझ में आती है कि मुझे जनता को परेशान करना है। उन्हें अपने काम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें आम आदमी को परेशान करना है। अब दूसरी बात राजनीतिक नजरिए से, तो देखिए उनकी दुकानदारी है विरोध करना। अब मैं इसको आंकड़ों के से आपको समझाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 323 वोट मिली, 542 में से 323 सीट मिली जी। राइट। तो इसका मतलब 180 के करीब सीट मिली। तो 180 को प्रतिशत में देखा जाए तो करीब 35% जनता उनसे सहमत नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पहलू है कि 65% जनता आपसे सहमत है। तो वो जो 65% जनता है वो विपक्ष के बहकावे में आकर कुछ ऐसा काम करती है कि अपने ही भाइयों का नुकसान करती है। तो विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी है इस तरह के धंधे चलाए रखना। दुख सिर्फ इस बात का है कि आप विरोध करो लेकिन मिसगाइड मत करो, देश का नुकसान मत करो। ये जो हजारों करोड़ रुपए का जनधन, संसाधन, पोल्यूशन वेस्ट होता है, क्या विपक्ष इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या किसान इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मेरा ये मानना है कि ये जो धरने पर बैठते हैं ये किसान शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान तो बड़ा ही सेंसिबल होता है, बड़ा ही सेंसिटिव होता है। जो इंसान धरती का सीना चीरकर, बीज बोकर 24 घंटे दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, पाला जाड़ा ठंडक, उसमें फसल की रक्षा करता है, घर द्वार छोड़कर रहता है, जो पौधे को तिल तिल करके बढ़ता हुआ देखता है, वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि वो इंसान का तो कभी सोच नहीं सकता। तो संभावना ज्यादा इस बात की है कि किसान के नाम पर कौन लोग वहां बैठते हैं, जो कुछ उसमें कुछ अराजक तत्व भी होते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में लड़कियों का रेप हो गया, किसान आंदोलन में मर्डर हो गए, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, मगर उसको अन्नदाता बताकर इतना ज्यादा महिमा मंडित कर दिया गया कि इवन मीडिया भी उसको मूर्तल मामला था, में मूर्तल नाकामयाब मामला रहा। तो इस तरह की चीजें घालमेल करके भारतीय जनता को विपक्षी बड़े खूबसूरत तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जिस प्रांत बिहार से हमारे दोनों पैनलिस्ट आते हैं, वहां पर पानी की समस्या थी और बिजली की समस्या थी। तो क्या हुआ कि तत्कालीन सरकारों ने वहां पर एक बिजली घर बनाया और पानी को इस तरह से यूटिलाइज किया कि पानी से बिजली भी बन गई और पानी खेतों में सिंचाई के लिए चला गया। तो एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता को लगा कि अब तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो कैसे उन्होंने शब्दों के साथ खेला और पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाया कि भाई इन्होंने पानी तो दे दिया लेकिन पानी में से सारी बिजली निकाल लिया, अब पानी हमारे किस काम का है? और भोली भाली जनता बहक गई। तो भारत में राजनीति बड़ी अनूठे तरीके से होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत तरीके से होती है,
या नेगेटिव राजनीति होती है, इसको पॉजिटिवली हम ये कह सकते हैं अनूठे तरीके से होती है, और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने में राजनीतिक पार्टियां सफल हो जाती हैं। अब आप इसको देखिए, आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, मुन्ना आम खान जनता साहब, के नजरिए से देखना आपका चाहते जवाब। हैं या राजनीतिक नजरिए से? मुन्ना खान साहब। बिल्कुल, मैं राजनीतिक विश्लेषक जी को धन्यवाद करता हूं। वाकई बताए भोली भाली जनता को किस तरह मूर्ख बनाया गया 2014 में, 2019 में। किस तरीके से लुभावने वादे किए, किस तरीके से सपने के सौदागर ने सपने बेचने का काम किया, भरपेट सपने बेचे इसने दिन में तारे दिखाए, दिन में इन्होंने स्वर्ग दिखाए, हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने के सपने दिखाए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, 2 करोड़ साल की नौकरियों की बात की, 100 स्मार्ट सिटी की बात की, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे बैठने की बात की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, मित्रों मोदी है मोदी, 2022 तक हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं बचेगा, हिंदुस्तान में कोई मजदूर नहीं बचेगा, इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर करेंगे, इस हिंदुस्तान की ग्रोथ जो है वो चाइना से ऊपर होगा, इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जिसकी आय लगभग 200 रुपये प्रति व्यक्ति से कम नहीं होगा। आज क्या है, आज किस स्थिति में देश, आज कहाँ गए आपके लुभावने वादे? सुशील जी, आप सपने के सौदागर थे, सपने बेचने में माहिर थे, सपने बेच के निकल गए। आपने सही कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, साधुवाद देता हूँ आपको कि आपने बहुत सही बात की। ठीक है, किस तरीके से देश के जनता ठीक है। को मुन्ना खान साहब, वक्त का 2024 अभाव है, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आप अपने कमेंट को फाइनल कमेंट के तौर पे लेकिन कंक्लूड करें। 2024 में कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ झूठ आ रहा और हूं, लूट जो आलोक जी, बीजेपी की है वो समझ चुकी है। देश में पहली बार इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला, ये बात देश को समझ आ गई है कि किस तरीके से देश के साथ झूठ बोला जा रहा है, ये बात देश को समझ में आ गई। ठीक है, देश को समझ आ गया। आलोक वत्स जी, आपका फाइनल कमेंट। वो तो नहीं दिख रही 30 है, देश सेकंड, को समझ आ ज्यादा गई। समय नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड दे पाऊंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। ये जितना सपना देखना है देख ले। 7वां प्रधानमंत्री भी इन्होंने पैदा करके दिखा दिया कि यह 7वां भी एक प्रधानमंत्री है। इन्हीं के कृष्णन जी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी तक विपक्ष ने यह तय नहीं किया है कि उसका लीडर कौन होगा। पानी में मछली और 9 टुकड़े बांट के ये आपस में ले रहे हैं। तो पहले ये तय करें कि एक छतरी के नीचे अरे आएंगे। आप बिहार से है तो ठीक मिला है, तो सही देखिए। ठीक है। पानी में मछली 9 गुड़िया पकड़ा है, ऐसे बोलिए ना। अखिलेश जी कितने सीट देंगे उत्तर प्रदेश में, और नीतीश कुमार और लालू यादव कितने सीट देंगे बिहार में, तब ये बात करें। देश 5वीं सबसे बड़ी व्यवस्था में खड़ी है। वेस्ट बंगाल वर्ल्ड चलिए, बैंक ठीक और है, IMF वक्त का का अभाव है। रिपोर्ट सुशील है। जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट आपका। ठीक है आलोक जी, रुक जाइए। जी, मेरा ये मानना है 2024 को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। पक्ष को भी अपनी जो विरोध की नीति है उसको बदलना चाहिए, और पक्ष को भी अगर वो खोखले वादे करते हैं तो वो बदलने चाहिए। और मेरा भारत की जनता से आह्वान है कि देश को इस नजरिए से देखे कि हम देश को विकास पर कैसे ले जा सकते हैं। कौन सी पार्टी फ्री रेवड़ियां दिए बगैर देश का विकास कर सकती है? बिल्कुल, देश को इस और नजरिए विकास से देखना होता है। चाहिए कि कैसे हाँ, और देश का विकास विकास होता के लिए, विकास की ओर देश को लेकर जाया जा सकता है। सुशील जी कह रहे थे कुछ। और पैसा आता है जनता के टैक्स से। तो अब आपको ये देखना है कि देश की जो 100 करोड़ जनता टैक्स देती है, और उस जनता को अगर हम विक्रम कहें जो मेहनत करती है, तो उसके कंधे पे जो साल हैं जो टैक्स नहीं देते, सिर्फ सब्सिडी खाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।